Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. I hope you all are fine and safe in your home. So students, today we are going to start the chapter 9 of science, which is the living organisms and their surroundings. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पूरे आसपास मतलब हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके डेली लाइफ्स क्या है, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ऑर्गेनिज्म का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट्स and everything in between. Different types of plants and animals are found in different areas. For example, deserts have camel and cactus as plants. Beaches show coconut trees and crabs, fishes and other marine animals inhabit in sea. तो organisms को हम लोग simply define कर सकते हैं कोई भी living thing जो हम लोग को दिखे, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो और ऊपर एकदम बड़ा एकदम एलिफेंट ही क्यों ना हो, जो भी है उनके बीच में सारे जो लिविंग थिंग्स हम लोगों को दिखते हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। एज यू ऑलरेडी नो दैट प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। जो एनिमल्स हमारे बीच मौजूद रहते हैं वो भी लिविंग थिंग्स है जो डिफरेंट एरियाज़ में मौजूद रहते हैं। जैसे कि डेजर्ट्स में क्या पाए जाते हैं, कैमल्स पाए जाते हैं जो एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैक्टस एक प्लांट्स पाए जाते हैं जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस जगह के। बीचेस में ज़्यादातर पाए जाते हैं कोकोनट ट्रीज़, क्रैब्स। तो एक एक जगह होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहने के लिए। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, हम ह्यूमंस हर जगह ही रहते हैं जनरली, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स और कुछ कुछ प्लांट्स पर्टिकुलर हैबिटेट में ही होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, उनका वहीं पे एडप्टेशन होता है। फिशेस जो एनिमल्स जो रहते हैं वो कहाँ पे जनरली रहते हैं, सी में, मतलब वाटर में जनरली मिलते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग समझ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं कोई भी एनिमल्स की तरह या फिर कोई भी ह्यूमंस की तरह। ऑन द अदर हैंड, अ कार और बस कैन मूव, येट वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग. So there are certain characteristics that differentiate living from non-living. जैसे कि और कोई अदर हैंड में आप पकड़े तो कार और बस जो होती है वो मूव कर सकती है, लेकिन वो क्या लिविंग थिंग है? बिल्कुल नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग में। सो लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. Living beings obtain and use energy. They require food to grow and carry out life process. They grow in size. All living organisms breathe and respire. They respond to stimuli. They carry out reproduction and excretion. Movement in slow shown by living organisms. So living organisms किससे बने हुए होते हैं? सेल्स. सेल्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप हायर क्लासेस में सेल्स के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप अब तक यही जानिए कि सेल से ही हर एक चीज़ बना हुआ है। हर एक लिविंग थिंग्स जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स जो होता है, वो सारे सेल से ही बने हुए होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी यूज़ करते हैं, वो उनको खाना की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने पूरे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। वो साइज़ में भी बढ़ते हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और कुछ रिप्रोडक्शन कुछ प्रोसेस होता है वो भी ले सकते हैं। एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं, और कोई स्टिमुली, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब जैसे कि हम लोग अगर सोचो तुम्हारे सिर पे कोई मार दिया, तुमको समझ में आ जाएगा, और सोचो तुमको कोई चींटी काट दिया लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। तो यही है एक स्टिमुली
हम लोगों को अगर कोई चीज़ काटता है, कोई सोचो कोई इंसेक्ट काट लेता है, तो हम लोगों को जल्दी से समझ में आता है। वो क्यों समझ में आता है? क्योंकि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता, अगर नॉन लिविंग थिंग हो वहीं पे, तो वो उनको कुछ भी कर दो, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है। कोई कार में आप मार दो, कुछ भी करो, वो कुछ बोलते हैं आपको? नहीं बोलते हैं। मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी स्टिमुली का। तो इसी का मतलब to respond, living organisms can respond to any stimuli. Okay, so now what is nutrition? Nutrition का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि the process by which animals obtain food and utilize it all for activities is called nutrition. Every organism requires nutrition for obtaining energy. Growth क्या है? All living organisms grow and exhibit growth in different ways. Their body cells divide and grow, thus overall growth is attained. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो कर पाए, एनर्जी भी मिल सके उनसे, और ग्रोथ मतलब वो ग्रो भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनके सेल्स डिवाइड होते हैं, और इसी तरीके से वो ओवरऑल उनका ग्रोथ चलता है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish have gills for using oxygen dissolved in water. In humans, we respire by breathing in oxygen, breathing out the carbon dioxide. तो रेस्पिरेशन इस बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ से हम लोग सांस ले सकते हैं। हर एक एनिमल्स के, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जैसे कि वो ऑक्सीजन सांस लेने का। जैसे कि अर्थवर्म कहाँ से ब्रीथ करते हैं? स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश का क्या है? फिश का क्या होता है? ब्रीथ करने के लिए गिल्स होता है ताकि वो अंडर वाटर ब्रीथ कर सके। ह्यूमंस में इसी तरीके से हम लोग को ब्रीदिंग करने के लिए क्या दिया गया है? नोज़ दिया गया है, जहाँ से हम लोग सांस ले सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। नाउ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली जैसे कि समझाया वो, तो यहाँ पे भी वही है कि चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। कोई भी चेंजेस हमारे आसपास या फिर हमारे साथ जो भी चेंजेस होते हैं, उसमें हम जब रेस्पॉन्ड करते हैं, उसका जब हम लोग उत्तर देते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टिमुली। ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स जो भी है वो रिएक्ट करते हैं। इवन प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर इन समर वी यूज़ फैंस टू कूल आवर होम्स। तो जब सर्दी गिरती है तो हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वैसे ही समर में जब गर्मी होता है तो हम लोग फैन चलाते हैं। हम लोग को एक रिएक्शन होता है कि हाँ गर्मी हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। वैसे ही प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई भी हम लोग स्टिमुली उसमें क्या देख सकते हैं कि जब वाटर नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, वो मुरझा जाते हैं। जब पानी देते हैं तो फिर वो खिल उठते हैं। जब फ्लावर जो होता है वो जब कली होता है, फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा एक फ्लावर होता है, तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। Excretion is also a very important process of living things which takes food. Not all the food is eaten by is really used. Only a part of it is utilized by your body. तो हम जितने सारे खाना खा रहे हैं, सारे खाना तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सारे खाने से तो हम लोग नहीं कर सकते। कुछ कुछ जो खाना है जो हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी से निकल हो जाता है। लाइक अनयूज्ड और रिमेनिंग फूड बिकम्स वेस्ट एंड नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड। जो यूज़ नहीं होता है, जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं हमारे बॉडी में, जो हम लोग खाना यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या होता है? निकाल देते हैं। सो आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक यूरिया in other life processes. Living organisms get rid all of this waste material and the process is known as excretion. तो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारे जो मटेरियल्स जो हम लोग को यूज़ नहीं करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जो थ्रू यूरिया निकाल देते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन, इन विच द बॉडी वेस्ट रिमूव्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? मेन रिप्रोडक्शन।
All living organisms give rise to a new organism of their own kind by a process of called reproduction. तो जहाँ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक खुद की तरह ही अपने जैसे ही एक अलग एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. The mode of reproduction may be different in different animals and plants. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals gives birth to the young ones. Plants produce seeds which germinates into new plants. Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of potato with a bud grows into a new plant. तो जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिजम्स ठीक अपने जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. तो बहुत जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स हैं, सबके ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वंस, अपने जो बच्चे होते हैं वो यंग वंस देते हैं. मतलब जैसे कि काऊ, गोट, डॉग्स, दे गिव्स पपीज़. काऊ, कैट के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो यंग वंस देते हैं. और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो एग्स, लाइक बर्ड्स गिव्स एग्स, स्नेक्स गिव्स ऑल्सो एग्स. तो उनके जब एग्स देते हैं तो उनसे बच्चे निकलते हैं, मतलब उनके छोटे छोटे उन्हीं की तरह न्यू ऑर्गेनिजम्स का वो जन्म देते हैं. तो इसी तरीके से ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है. प्लांट्स के क्षेत्र में क्या होता है, वो सीड्स जो होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू प्लांट बनाते हैं. तो इसी तरीके से कुछ प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का तरीका यही होता है. ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल्स में पढ़ोगे. तब तक आप इसी को याद रखिए. Movement. Animals move from one place to another and also shows their body movement. Plants are generally anchored in the soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by the plants move from one part to other. Plants also show other kinds of movements like the opening and closing of flowering buds. तो जनरली हम लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब मूव कर सकते हैं. लेकिन प्लांट्स जो होता है वो कैसे मूव करते हैं? यस, वो भी थोड़ा बहुत मूव करते हैं. कब करते हैं? जब उनका जो बर्ड, मतलब कोई भी कली होता है, फ्लावर का जो बर्ड होता है, वो फिर फुल फ्लावर में जब खिलने लगता है, तो वो भी एक मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत ही स्लो होता है वो मूवमेंट, लेकिन होता है. ओके. So students, this is mainly the introduction part of this chapter. ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का. ये जितने भी सारे नोट्स लिखाए गए हैं, यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर कॉपीज एंड ऑल्सो लर्न इट एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर. ओके. The remaining part we will do in the next class. And students, if you all have any doubt in any part, you can ask me and I am going to clear your all doubts. So students, we will meet soon with the remaining part, with the next part of this chapter in the next class. Thank you students.